गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? तो आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी और भी आ जाएंगे तो तब हम सुनेंगे क्वेश्चन जो हमने हिंदी का दिया था और उत्तराखंड का दिया है हमने पोर्शन। सबसे पहले हम करते हैं आज हम करेंगे पॉलिटी का। तो हमने भाग 4 तक वैसे कर लिया था, 4 क तक। आज हम डिस्कस करेंगे राज्य व्यवस्था के वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, आवाज आ रही है गौरव? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, पहला आ जाता है इसमें कि कौन सा शब्द दर्शाता है भारत सरकार की जो शक्ति है उसका स्रोत जनता है। ठीक है, कैसे हमें ये पता लगता है? तो ये हो जाता है लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक से हमें पता लगता है कि शक्ति का समस्त स्रोत किसमें है? जनता में है। भारत में सर्वोच्च जो है जनता ही है। और अगर इससे भी ऊपर ऑप्शन में होता है तो क्या है? वो संविधान हो जाएगा। भारत के संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा? ये भी हमने बताया था, अर्ध संघीय संविधान। तो ये थे प्रोफेसर वेयर ने कहा था। ठीक है, प्रोफेसर वेयर ने बोला है अर्ध संघीय संविधान। नेक्स्ट है मिनी संविधान किसे कहा जाता है? जिसे कहा जाता है लघु संशोधन। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन। वो 42वां वाला जो संशोधन है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव किए गए। और याद रखना है कि डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, फिर 44वां संशोधन कब आया था? वन लाइनर कर रहे हैं हम ताकि तुम्हारे पटवारी 1978 एग्जाम में। में 1978 में आया था। 1978। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम को निषेध करता है? 24वां अनुच्छेद। 24 सही है। ठीक है, तो आर्टिकल 24 है, 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध है ना, मौलिक अधिकार में हमारे। तो ये भी याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन वही ले रखे हैं जो पिछले यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी या किसी और यूपी वाले में, हिमाचल वालों में ही आ रखे हैं। ठीक है, उनका ही कलेक्शन है, तो उनका एक रिवीजन हो जाएगा। फिर मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस। ठीक है, रूस से मूल कर्तव्य लिए गए। ठीक है, आर्टिकल 51A और भाग हो जाता है इसका 4 का क। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख। ठीक है, उपराष्ट्रपति का वेतन इनका हो जाता है 4 लाख। ठीक है, 4 लाख। और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्हें हम बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश, 3,80,000 है। 2,80,000। ठीक है, 2.8। 2,80,000। और जो अन्य होंगे फिर उनका हो जाएगा 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 30 + 1 34। तो इस समय 34 याद रखना है कि कुल जज हमारे। ठीक है, जब प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट बना तो 8 थे कुल, लेकिन अभी 34 हो चुके हैं। किसकी स्वीकृति से विधेयक कानून का रूप लेता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि संसद का अभिन्न अंग है, संसद में सर्वोच्च हो गया। और राज्य के अंदर पूछेंगे तो राज्यपाल, राज्यपाल। है ना। हाँ, तो राज्य विधानमंडल को क्योंकि अंतिम स्वीकृति वहीं से मिलती है तो तब हो जाएंगे राज्यपाल। ठीक है, जैसे हमारा राज्य लोक सेवा आयोग है वो भी राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, वो अपनी वार्षिक प्रतिवेदन, हाँ, राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। ये सब उसमें व्यवस्था है। फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है 164 के तहत। राज्यपाल करता है। ठीक है, बहुमत दल के नेता के रूप में, है ना, जो भी चुनाव के बाद सबसे बड़ा दल निकलता है और उसका भी जो नेता चुना जाता है, तो एक बहुमत दल के नेता के रूप में ही मुख्यमंत्री होता है। और भारत के स्तर में प्रधानमंत्री चुने जाएंगे ऐसे।
कितने संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा है? यूनियन 3। टेरिटरीज कौन से ऐसे 3 है? दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर। हाँ ठीक है, तो पहले 2 ही थे ऐसे, दिल्ली और पुदुचेरी में ही, क्योंकि जहाँ पे विधानसभा होती है ना, तो वहाँ पे फिर अ, वो बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सिस्टम वहाँ पे क्या है, बदल जाता है। जैसे दिल्ली में है विधानसभा की व्यवस्था है, और पुदुचेरी में भी पहले से ही है, और जे&के और लद्दाख जो 2 हैं उनको यूटी में बदला गया, ठीक है। पहले राज्य थे, तो पहले वहाँ पे क्या है कि राज्यपाल, तुमने वो पढ़ा होगा कि सदर ए रियासत बोलते थे 1965 में, है ना। 1965 से पहले सदर ए रियासत का एक पद था, उसको फिर राज्यपाल कर दिया गया था। और जो संघ राज्य हो जाते हैं फिर वहाँ पे एलजी होते हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स वहाँ पे चलाते हैं। तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था, ठीक है, 4 आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं, मोहिनी, सचिन, गौरव। तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था कहाँ से ली गई? 127। फ्रांस। फ्रांस से ली गई है, ठीक है। एडॉक जो बेसिस पे जजों की नियुक्ति है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आज हम वन लाइनर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इसके भारत के, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। किसी विधानसभा या संसदीय क्षेत्र को छोटा करना है, किसी को बड़ा करना है, कुछ आबादी उसमें मिलानी है या हटानी है, तो परिसीमन इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे पहले हम टिहरी के उसमें थे, टिहरी संसदीय क्षेत्र में थे लोकसभा में, अब हम हरिद्वार के लोकसभा में हैं, तो इससे हमारा परिसीमन हो चुका है। आज हम वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी के, फिर उसके बाद हम वही वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे। हमने 4 क तक कर लिया था पूरा डिस्कस, उसके बाद चलेगा आगे। तो आज हम सारे कर रहे हैं, इसमें तुम्हारे छूटे हुए क्वेश्चन भी आ जाएंगे, और जो पूर्व की परीक्षाओं में अलग अलग आयोग में पूछे हुए। फिर किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य लाए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह सर, समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि केवल रूस और भारत के संविधान में मूल कर्तव्य की व्यवस्था है, और भारत से पहले केवल रूस के ही सोवियत संघ के संविधान में ये व्यवस्था थी, ठीक है। तो हमने वहां से जो मूल कर्तव्य ले लिए, है ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आम चुनाव में कोई उम्मीदवार जो है अधिकतम कितनी सीटों से चुनाव लड़ सकता है? 2। हाँ, तो 2 सीटों से कोई उम्मीदवार लड़ सकता है। ज्यादातर ऐसा उम्मीदवार क्या होता है, या तो सीएम या पीएम पद का दावेदार होता है, ठीक है, इसीलिए 2 सीटों से लड़ा जाता है। यदि एक से हार भी जाए तो उसके जो पद है उस पर कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, पद पाने में उसे समस्या ना हो। जैसे राहुल गांधी है तो 1 सीट से वो हार चुके थे, अमेठी से, वायनाड केरल से जीते, ठीक है। मोदी जी दोनों से जीते, जैसे हरीश रावत है वो दोनों से हारे। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल होते हैं, है ना। कोई कोई अपनी दोनों सीट भी हार सकता है, कोई दोनों जीत जाता है। ज्यादातर पॉपुलर नेता ज्यादातर जीतते हैं, पर कभी कभी ट्रेंड उल्टा भी हो जाता है, ठीक है। तो अमेठी में पहली बार ही कांग्रेस को हार मिली थी, है ना, जब राहुल गांधी वहां से हारे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि अमेठी से चुनाव लड़ने वाले नेहरू गांधी परिवार के पहले नेता कौन थे? काफी पहले ये क्वेश्चन आया था, वो थे संजय गांधी, ठीक है, याद रखना। संजय गांधी ने वहां से शुरुआत की थी, और लगभग फिर 40-45 सालों से कांग्रेस का वो गढ़ हो गया, जैसे, है ना, बिल्कुल अच्छा। लेकिन वहां पे क्या है कि उतना भी डेवलपमेंट या नहीं हो पाया, जनता नहीं समझ पाई, जो भी समझो। लेकिन इस बार वहां पे क्या है, हार मिली, है ना, क्योंकि कुछ चीजों के प्रति हम इतने ज्यादा वो हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट कि यहाँ से तो जीतना ही है, यहाँ पे कुछ भी करें ना करें। तो ये वाली चीज वहां पे देखने को मिली। मोदी जी ने वाराणसी और वडोदरा दोनों सीट से जीता, और फिर उन्होंने वडोदरा की छोड़ दी, फिर एक तो छोड़नी पड़ेगी, और फिर वो वाराणसी सीट से वर्तमान में सांसद, ठीक है ना। और लगातार तुम देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजों के नाम भी जो है बदले जा रहे हैं, जैसे मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। अमृत गार्डन। हाँ, तो अमृत उद्यान हो गया, यानी अमृत गार्डन। तो बहुत समय से ये चर्चा थी, वैसे भी लोग सोच ही रहे थे कि जब बहुत सारे ऐसे नाम बदले जा रहे हैं, तो ये वाला भी बदला जाएगा।
नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी मोहम्मद न्योगी। हाई ऐसे नहीं होगी। केसी योगी है ये वित्त आयोग में। और वर्तमान वित्त आयोग एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग जो चल रहा है एन के सिंह है उसके। तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन सा अनुच्छेद है? 280। तो 280 में। तो 280। इसके बारे में पूरी बात याद रखनी है। और 1951 में पहला वित्त आयोग बनाया गया था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही इसका निर्णय करते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, क्योंकि जो धन विधेयक होते हैं वो बड़े खास होते हैं। और धन विधेयक आदि को प्रस्तुत करते समय भी राष्ट्रपति की भी पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है, या कोई ऐसे विधेयक जिसके लिए संचित निधि की जरूरत पड़ रही है ना, या धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति, या फिर कोई ऐसा विधेयक जो हमारे राज्य की नाम और सीमा आदि परिवर्तन कर रहा हो, जैसे अनुच्छेद 3 में बताया था। तो इस प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की बिना पूर्व अनुमति के संसद के पटल पे यानी लोकसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकते। पर इस पे जो निर्णय करेंगे धन विधेयक पे वो स्पीकर का होगा। ठीक है, अगर स्पीकर उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये तो धन विधेयक यानी मनी बिल है ही नहीं, तो वो फिर क्या है, क्योंकि धन विधेयक पे केवल लोकसभा का अधिकार है, ये अंतर हो जाता है। और राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर पारित करना जरूरी होता है। ठीक है, यदि राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर पारित नहीं करती है धन विधेयक को, तो वो स्वतः पारित माना जाता है। इसका मतलब राज्यसभा पे कोई पावर नहीं है धन विधेयक के संबंध में, केवल 14 दिन होल्ड करने की पावर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। लोकसभा में SC/ST आरक्षण किस अनुच्छेद में है? 330। 330 बोलता है कि कहां से कितनी सीटें। जैसे हमारे यहाँ पे एक ही सीट केवल SC को दी गई है। कौन सी सीट है? अल्मोड़ा। लोकसभा की एक ही सीट है आरक्षित। और ST में क्योंकि आबादी का इतना भी ज्यादा हमारे पास परसेंट नहीं है, ठीक है ना, जिस प्रकार से हमारे पूरे भारत में देखें तो लगभग 9% आदिवासी जनसंख्या है, लेकिन उत्तराखंड में 4 या इससे भी कम है। तो अगर इसका परसेंट थोड़ा 9-10 तक या उससे ऊपर होता तो फिर एक सीट हमें यहाँ पे भी मिल जाती, लेकिन ST वाली कोई भी सीट इसमें नहीं है। ठीक है, और विधानसभा में भी कम सीट है, 2 ही केवल सीट दे रखी है, चक्राता और नानकमत्ता। तो ST की आबादी मतलब 5 जनजाति होने के बावजूद भी काफी कम है। अंडमान निकोबार का न्याय क्षेत्र किस हाईकोर्ट में आता है? बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। बंगाल यानी कि कलकत्ता हाईकोर्ट का, ठीक है, के अधीन आता है ये। और पोर्ट ब्लेयर में वैसे इसकी एक खंडपीठ भी है, ठीक है, सर्किट बेंच बोलते हैं। और वैसे आएगा ये कलकत्ता हाईकोर्ट यानी बंगाल हाईकोर्ट के पास। लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र किस हाईकोर्ट में है? केरल। केरल हाईकोर्ट के पास है। तो केरल का हाईकोर्ट जो एर्नाकुलम में है, तो वहीं पे इसके मामले सुनवाए जाते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेंगे कि लक्षद्वीप के न्यायिक कौन से न्यायिक क्षेत्र के हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के अधीन सुने जाएंगे, तो फिर उसके जो है जगह का नाम, जैसे हमारा दे देंगे नैनीताल है ना, वहां प्रयागराज दे देंगे, यूपी का इनका दे देंगे, ऐसे। फिर दिल्ली को NCT यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के लिए कौन सा संशोधन लाया गया था बनाने के लिए? 69। हाँ, 69वां जो था अमेंडमेंट 1991 के द्वारा। भारत में कितने धार्मिक जो समुदाय हैं उन्हें बहुसंख्यक समुदाय का दर्जा है? कितने धर्मों को है? 4। नहीं, ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या हो जाता है, केवल एक को है, ये चीज हमें याद रखनी है। चाहे भारत हो या हमारा उत्तराखंड है, केवल हिंदू है बहुसंख्यक भारत में बस, और उत्तराखंड में भी। और कोई भी धर्म हमारे यहाँ क्या है, सारे अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, तो उनको अपने जो भी मौलिक अधिकारों के अंदर है, अल्पसंख्यकों के राइट्स वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, उनकी शिक्षा और धर्म की अभिवृद्धि करनी है, वे अपने संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, ये सब दे रखा है ना 29-30 में। तो केवल बहुसंख्यक धर्म है हिंदू। लोकसभा में सर्वाधिक ST सीटों वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। ST
मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश। हाँ, एसटी वाला कहाँ है? मध्य प्रदेश है ये, ठीक है, MP क्योंकि एसटी की जनसंख्या मध्य वही सबसे ज्यादा है भारत में, तो उसके हिसाब से याद रखना है। और सर्वाधिक एससी वाला तब आएगा यूपी। यूपी, यस सर। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जा सकता है? राज्यसभा। ये राज्यसभा में लाया जाता है, ठीक है, और राज्यसभा के ही वो पदेन सभापति भी होते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस सदन का अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता, ठीक है, तो वो राज्यसभा ही है। वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, लेकिन राज्यसभा के सभापति होते हैं। बाकी जो लोकसभा का स्पीकर होगा उसे लोकसभा का सदस्य बनना भी जरूरी है, यानी वो चुनाव जीता हुआ होना चाहिए। इसी तरह विधानसभा के लिए भी जरूरी है, इस तरह विधान परिषद के लिए भी जरूरी है। तो चार ऑप्शन में से केवल राज्यसभा ही है जहाँ का सभापति उस सभा का ही सदस्य नहीं है। फिर सीमा प्रबंधन विभाग भारत के किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। जो सीमा प्रबंधन होता है, यानी बॉर्डर का मैनेजमेंट, जैसे बीएसएफ आदि फोर्सेज हैं, अर्धसैनिक बल है हमारे, वो सारे गृह मंत्रालय। फिर आंतरिक सुरक्षा किसके अधीन है? आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय की है। ये भी गृह मंत्रालय के अधीन है, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा। और अमित शाह जी, अब कल एक क्वेश्चन भी दिया था हमने टेस्ट में व्हाट्सएप में कि उत्तराखंड में कौन सी योजना का शुभारंभ किया था गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने? घसियारी कल्याणी। घसियारी कल्याण योजना, जिसमें उन्हें जो भी घास काटने संबंधित किट जो है वो दी जाती है। अच्छा, इसके बाद है अनुच्छेद 368 368 के प्रावधान कहाँ से लिए गए? 368। साउथ दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका। हाँ, तो इसमें क्योंकि संशोधन की व्यवस्था है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन बना के आयोग क्या है कि एक के साथ दो चीज पूछ लेता है। तो 368 में पहले है क्या और फिर वो कहाँ से लिया, है ना, दोनों चीज आना चाहिए। तो यह है दक्षिण अफ्रीकी संविधान से संशोधन की व्यवस्था, अमेंडमेंट लाए गए थे। ईवीएम जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं जो उसमें जगह दी जाती है? उसमें देखो, एक क्षेत्र के लिए मैक्सिमम 4 मशीन वो हो सकती है, ठीक है, जिसमें हम दबाते हैं बटन, तो एक में 16 होता है, तो 16 गुणा 4 यानी 64, ठीक है, यानी एक क्षेत्र से 64 मैक्सिमम कैंडिडेट हो सकते हैं। तो 4 बैलेटिंग यूनिट के अंदर 64 प्रत्याशी हो सकते हैं, अधिक से अधिकतम, ठीक है। और न्यूनतम क्या है कि न्यूनतम तो अगर निर्विरोध हो जाता है तो एक ही होता है, तो फिर वहां पे इलेक्शन से पहले डिक्लेयर हो जाता है कि यही व्यक्ति जीत चुका, तो फिर नहीं होता। कम से कम 2 हैं तो फिर उसका यूनिट का इस्तेमाल होगा, और अधिकतम 64। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? PM। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री एकता परिषद के। सभी राज्यों के बीच समन्वय बना रहे और विदेशी संबंध हमारे कैसे चल रहे हैं, तो राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद है, नीति आयोग है, पहले योजना आयोग था, है ना, 2014 के अंत तक। तो जितने भी इस प्रकार के हमारे राष्ट्रीय हैं, तो सभी के संस्थाओं के होते हैं प्रधानमंत्री। आर्टिकल 43B में क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव। तो सहकारी यानी कि सहकारी समितियां, समितियां। समितियों का उल्लेख है इसमें, ठीक है, 43B में। तो पुराने क्वेश्चन ही आयोग जो है यूकेपीएससी, तुमने देखा कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन पे ज्यादा चल रहा है, पुराने क्वेश्चन बहुत दे रहा है। जो क्वेश्चन नए भी लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं आए हुए हैं, और इससे क्या होता है कि
क्वेश्चन गलत भी नहीं होता। तुमने बहुत कम देखा होगा कि यूके पीएससी आंसर की बदलता है ना? जबकि यूके ट्रिपल एससी क्या है कि अपने फाइनल रिजल्ट के साथ एक और आंसर की दे देता है, संशोधित उत्तर कुंजी, और फिर रिजल्ट ही बदल जाता है। जो इन है वो आउट हो जाते हैं, आउट वाले इन। तो ये वाली व्यवस्था भी गलत है कि जो व्यक्ति को पहले से नंबर है वो बदलने नहीं चाहिए। एक भी नंबर महत्वपूर्ण है ना? तो केवल 100 क्वेश्चन तुम्हें छांटने होते हैं परीक्षा के, वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई गलती की गुंजाइश ही न रहे, क्योंकि आयोग का काम ही यही है ना? 24 घंटे वही काम कर रहे हैं। हालांकि अभी यूकेपीएससी बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुका है, जैसी घटनाएं भी हैं। आयोग के सदस्यों की, जो आयोग के मेंबर होते हैं, देखो उनके पास बहुत पावर होती है। लोक सेवा आयोग के जो मेंबर होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या किसी राज्य का, है ना, लोक सेवा आयोग होता है, उनका काम केवल यही नहीं होता कि वो पीसीएस के लिए केवल इंटरव्यू लें और ऐसे घूमते फिरते रहे। अभी तक आयोग ने इस चीज को हल्के में लिया, है ना? जबकि 4-5 महीने पहले जो है एक पत्र जा चुका था यूकेपीएससी को कि आपके पास भर्तियां ट्रांसफर हो रही है और सभी अपने कर्मचारियों की मॉनिटरिंग की जाए, खासकर जिनके पास अति गोपन विभाग है। लेकिन इस चीज को आयोग के सदस्यों ने और अध्यक्ष ने बड़े हल्के में लिया, है ना? उन्होंने कहा कि हमारे सदस्य तो सारे अच्छे हैं, लेकिन जब ये कांड हो गया अभी उन्होंने सबको स्कैन कर दिया और सबको हटा दिया, देखो सब बदल दिया। अब तो ये चीज पहले हो जाए तो किसी को दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें हर कोई चांस लेना चाहता है, ये लॉटरी और सट्टे की तरह समझा जाता है इस चीज को, वनडे एग्जाम्स को। पीसीएस में तो काफी मुश्किल ही होता है, 3 स्टेज का पेपर है और मुख्य परीक्षा में 7 प्रश्न पत्र होते हैं, 3-3 घंटे वाले, है ना? तो वो एक लंबी प्रोसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताओगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी 1964 में, ठीक है? किस समिति की सिफारिश के आधार पर? केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये था संथानम आयोग, ठीक है? के संथानम आयोग। संथानम आयोग के जो के संथानम थे उनके लिए कथन भी तुमने पढ़ा होगा कि किस व्यक्ति ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा, ठीक है? तो ये भी याद रखना, के संथानम ने ही सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है विकास परिषद को, क्योंकि जो एनडीसी होती है, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ना, जो कि 1952 में स्थापित हुई, और इसी का काम होता है जो हमारे के जितने भी पॉलिसी होती है ना, जैसे योजना आयोग नीति बनाता था और विकास परिषद उसे लागू करेगा, तो लागू करने वाला ही मुख्य है। उसमें जो भी काट छांट करनी है ना? मान लो 20 करोड़ का एक प्रस्ताव पारित किया योजना आयोग ने, लेकिन एनडीसी ने बोला कि इतने में इतना तो नहीं हो पाएगा, बजट 15 करोड़ में इस काम को करवाएंगे, तो एनडीसी ने 15 करोड़ में उसको फाइनल करवाया। तो अभी भी क्या है, अब नीति आयोग कर रहा है थिंक टैंक का काम, योजना बनाने का काम, ठीक है? और योजना आयोग से और नीति आयोग में बड़ा बदलाव यह है कि उसमें सीईओ का पद भी क्रिएट कर दिया गया। पहले ये पद नहीं था भारत के किसी भी इस प्रकार की संस्था में, ठीक है? तो एक बड़ा अंतर है सीईओ को बनाना। तो एक सीईओ मतलब एक कंपनी की तरह, जैसे तुमने देखा होगा मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के पद होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। एक कंपनी के बोर्ड की तरह नीति आयोग काम करेगा, ठीक है? ऐसे नहीं कि बैठक नहीं हो रही तो नहीं हो रही फिर महीनों से, है ना? वो हिसाब लेगा सबसे कि पिछली बैठक में क्या हुआ, अगले में क्या होगा। तो के संथानम का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना? 1993 में 12 हाँ, अक्टूबर। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 मानवाधिकार आयोग। और जो विश्व का है, विश्व का मानव अधिकार आयोग कहा जाता है, 1948 1948 गलती हम 1948। तो वो बना था, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर ही होता है, 10 दिसंबर 1948। तो दोनों डेट इसमें याद रखनी है। ये किसने कहा था? अगला भी कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे राज्य व्यवस्था के ये किसने और कब कहा कि भारत की जनता स्वयं भविष्य का निर्धारण करेगी? भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। 1922 में ये मांग रखी थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है? फिर आ जाता है अगला प्रश्न है कि, तो ये तो तुम जानते हो कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है? प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, है ना, जब सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो अगला प्रश्न आ जाता है कि आजादी के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ठीक है, भारत की आजादी के बाद। तो ये थी 31 अक्टूबर 1947 को।
तो इसकी डेट याद रखना है, 15 अगस्त को आजादी हो गई है ना? तो यानी 2.5 महीने बाद लगभग संविधान सभा ने कुल कितनी समितियों का गठन किया था सुचारू रूप से कार्य करने के? ये थी 13 समितियां, कुल 13 समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, प्रारूप समिति कब बनी? 1952। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947। 1952। प्रारूप समिति संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो संविधान के अंदर ही है। 29 अगस्त डेट इसकी याद रखोगे, 1947। ठीक है। ड्राफ्ट कमेटी, इसी को मसौदा समिति भी बोल देते हैं। प्रारूप समिति, प्रारूपण समिति, कुछ भी नाम आ जाता है तो यही है बस वो। ठीक है, ड्राफ्टिंग भी आ जाता है केवल। और डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में उनके सहित 7 सदस्य इसमें थे। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? या कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? सर पट्टाभी सीतारामैया। सीतारामैया जो थे, पट्टाभी सीतारामैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा है। तो हमेशा से कांग्रेस क्या है कि काफी महत्वपूर्ण दल रहा भारत की राजनीति में। और शुरुआत में, क्योंकि जब 1885 में इसकी स्थापना हुई है तो अंग्रेजों ने ये सोच के की थी उस समय, जैसे एक सेफ्टी वॉल की तरह। भारतीयों का क्या है, अंग्रेजों को दोबारा से डर था कि 1857 की तरह कोई बड़ी क्रांति ना हो जाए। जब देखो, बोलते ना कि तुम्हारा धीरे धीरे गुस्सा तुम्हारे अंदर भर रहा है तो कभी एकदम ब्लास्ट हो सकता है, और रोज थोड़ा थोड़ा निकल रहा है तो दिक्कत नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि कोई संस्था ऐसी बनानी जरूरी है। एओ ह्यूम ने इसलिए संस्था बनवाई। ठीक है। और उस समय वो थे डफरिन, भारत के वायसराय। तो ये इसलिए बनवाई कि भारतीय अपना कोई बात कहनी है, कुछ नाराजगी है, तो इस संस्था के द्वारा हम तक बात आ जाए और उनका गुस्सा क्या है, शांत होता है। ठीक है। तो ये उद्देश्य था कांग्रेस की स्थापना का। हालांकि बाद में अंग्रेजों को इससे भी पछतावा हुआ, क्योंकि कांग्रेस की ने बड़ा आंदोलन खड़े करने शुरू कर दिए और भारत के लगभग सारे बड़े नेता कांग्रेस से जुड़ने लगे। ठीक है। कुछ गर्म दल के रूप में थे, कुछ नरम दल थे, और सारे उसके अंदर थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि भारत में होता था, वो होगा गवर्नर जनरल। ठीक है ना। 1857 के बाद इस नाम में वायसराय जोड़ दिया गया था। तो जब देशी राजाओं का प्रतिनिधि हो जाता था तो तब वायसराय नाम कहलाएगा। तो एक ही व्यक्ति को 2 पद दिए जाते थे 1857 के बाद से। ठीक है। जैसे लॉर्ड कैनिंग है, वो प्रथम वायसराय भी है ना? भारत के नागरिकों को कैसी नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ही है केवल। ठीक है। कहां से लिया है हमने ये व्यवस्था? ब्रिटिश संविधान की है एकल नागरिकता का सिद्धांत। ठीक है। सशस्त्र बलों को के सदस्यों को कुछ मौलिक अधिकारों से वंचित करने का निर्णय कौन ले सकता है? राष्ट्रपति। ये हो जाएगा संसद। ले सकती है निर्णय सशस्त्र बलों को, क्योंकि संसद क्या है, विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है और विधि बनाकर ही किसी कानून में कटौती की जा सकती है। तो ये ध्यान रखना है, संसद मौलिक अधिकारों में कटौती करती है। जैसे आर्मी वालों के बहुत सारे मौलिक अधिकार होते ही नहीं, तो ये यहीं से हो रहा है सर। ठीक है। हफ्ते में हम एक दिन कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की सिंगल लाइनर वाली सीरीज चले, तो उससे तुम्हारे वो क्वेश्चन आ जाते हैं जो छूटे हुए। फिर भारत रत्न पुरस्कारों को कब समाप्त कर दिया गया था? बीच में कुछ समय के लिए बंद भी किया था। 77 के समय क्या है कि जब सरकार बदली थी, इंदिरा गांधी की सरकार उस समय चली गई थी। ठीक है। और ये वही दौर था जब इमरजेंसी का
आपातकाल का। तो फिर 1980 में कांग्रेस दोबारा से आई, तो फिर पुनः लागू कर दिया गया था पुरस्कारों को। ठीक है, तो 77 से 80 के मध्य मतलब ये भारत रत्न आदि पुरस्कार क्या है, स्थगित थे, न दिए जाने की व्यवस्था थी। तो कोई भी सरकार होती है तो देखो वो अपने प्रतिद्वंदी सरकारों की अलग विचारधारा ही रखती है ना। तो पंचवर्षीय योजना का भी जगह उन्होंने रोलिंग प्लान चला दिया था, जो गुन्नार मेडल का प्लान है, रोलिंग प्लान। ठीक है, तो हर सरकार की अपनी एक योजना होती है। जैसे मोदी सरकार आई तो इन्होंने पंचवर्षीय समाप्त कर दी, फिर इन्होंने 15 वर्षीय विजन रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी जो हमारी 15 वर्षीय योजना चल रही है वो 2031 तक के लिए लगभग उसको माना जा रहा है कि 31 में उसको पूरा करना है। इसलिए बड़ा टारगेट लिया है कि उसमें कुछ हो जाए, ताकि 5 साल में क्या होता है कि 1-2 साल में योजना शुरू करने में लग जाते हैं और फिर वो होती नहीं पूरी, है ना? और कुछ उसका आउटपुट नहीं निकलता, फिर तब तक सर नई आवाज योजना आ कैसे जाती हुई? है। तो 1 मिनट, एक मिनट है। अब आ रही है, देखो। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। यस सर। ठीक है। आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। हाँ। किस देश के संविधान से ये व्यवस्था ली गई है कि जो आपातकाल की व्यवस्था हमारी? जर्मनी। जर्मनी का विमर संविधान से 352 में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की हम बात कर रहे हैं। प्रभुत्व संपन्न शब्द क्या दर्शाता है? प्रभुत्व संपन्न। किसी के अधीन नहीं। हाँ, भारत विदेशी सत्ता के अब अधीन नहीं है। ठीक है, सोवेराइन एक स्टेट है, प्रभुत्व संपन्न है, अपने फैसले खुद लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रेस की आजादी किस अनुच्छेद में है? 19(1). 19 का कॉ। 19 का हमारा जो आ जाता है, तो उसके अंदर ही सारा आजादी है हमारी। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी आजादी है। 19 में प्रेस की आजादी है, और नवीन जिंदाबाद जो था कि राष्ट्रीय ध्वज हम कभी भी कहीं भी फहरा सकते हैं, हमारा अधिकार है। कुछ भी जानने का अधिकार, राइट टू नो भी है इसमें। ठीक है, कोई भी चीजें तुमसे छुपाई जा रही है तो वो भी तुम्हारा अधिकार है कि क्यों ऐसा हो रहा है, बिना कारण के तुम्हारे खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकते। मतदाता जैसे होता है उसको सूचना देने का अधिकार। ठीक है, सूचना और समाचारों को जानने का अधिकार। विदेश जाने का अधिकार, ये भी मेनका गांधी ने एक केस किया था जब भारत संघ के बना 1978 में। तो उन्होंने बात डाला था कि कोई किसी व्यक्ति को बिना कारण के विदेश जाने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो इसके इनके पक्ष में फैसला आया। तो विदेश जाने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। जब आपके विरुद्ध कोई ऐसी धारा नहीं चल रही है कि आपका वीजा पासपोर्ट कैंसिल किया जा सके, तो उन्होंने वो डाला कि किस आधार पर मुझे रोका जा रहा है। केवल सरकार अपनी मर्जी से नहीं कर पाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस प्रकार से तुमने देखा होगा कि कोई भी फेसबुक लाइव में आके कुछ भी बताने लगता है, या कोई भी अपना न्यूज चैनल स्थापित करके और वो उसका लाइव वर्णन करता है, तो वो भी एक मौलिक अधिकार है। लेकिन वहां पे वही निर्बंधन भी आ जाता है कि किसी के, तुम मौलिक अधिकार के कारण कर तो रहे हो, लेकिन दूसरे की पता चला निजता के अधिकार का ही उल्लंघन कर दिया तुमने, है ना। ऐसी चीजें भी लाइव में नहीं दिखानी है जो सही नहीं हो। फिर है प्रदर्शन या धरना, ये भी इसमें आएगा, है ना। कोई धरना प्रदर्शन करने जा रहा है तो वो भी आर्टिकल 19 का 1A में उसको मिल रहा है अधिकार। हालांकि इसके अंदर वो वाला नहीं आता, हड़ताल और बंद का इसमें नहीं आएगा। वो मूल अधिकार नहीं है, असंवैधानिक घोषित हो चुका है, क्योंकि इससे क्या है कि जन धन की हानि होती है। ठीक है, बंद कर देते हैं तो गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं रुक जाती है। तो केवल शांतिपूर्ण जो विरोध है उसको मौलिक अधिकार माना गया है, गांधी जी के तरीके से जो होगा। ठीक है, तो इन सब मौलिक अधिकारों पे भी युक्ति युक्त निर्बंधन बोला जाता है कि उन पे भी क्या है, सरकार रोक लगा सकती है, लेकिन युक्ति से।
जैसे हमें धरने का तो अधिकार है, लेकिन सरकार ये कह सकती है कि भाई आज उत्तराखंड दिवस है, आज 26 जनवरी, आज 15 अगस्त है, तुम इस दिन नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो उस दिन उनके पास राइट है, बाकी दिन कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद है लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? पीएम। बहुमत दल का नेता। नेता होते हैं, बहुमत दल के भी नेता होते हैं, ठीक है। वैसे जो लोकसभा के सर्वे सर्वा है वो स्पीकर होते हैं, है ना। लोकसभा में कुछ भी जो होगा घटनाक्रम वो उनकी अनुमति से होता है, पर लोकसभा के नेता पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो नेता प्रधानमंत्री है। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा। सर मुख्यमंत्री जी। सामूहिक रूप से है तो फिर इसके विधानसभा के आएगा, ठीक है। सामूहिक रूप से जैसे केंद्रीय होता है लोकसभा के, ठीक है। संविधान सभा में किस प्रांत या राज्य से सर्वाधिक प्रतिनिधि थे? उत्तर प्रदेश। बंगाल। यानी कि उसे उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस। किस राज्य से कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया था? शामिल नहीं हुआ। हैदराबाद से कोई नहीं आया था, ठीक है, संविधान सभा में। पहली बार अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन, ठीक है, का उपयोग कब हुआ? 1951 में पंजाब की पेप्सू। हाँ, तो 20 जुलाई, ठीक है, इसकी डेट है 20 जुलाई 1951, पंजाब के पेप्सू से अनुच्छेद 356 का उपयोग किया गया। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, ये भी कहा जाता है इसको, ठीक है। कभी कभी ऐसा लैंग्वेज दी जाती है यूकेपीएससी के द्वारा, तो वो भी लैंग्वेज तुम्हें याद रखनी है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता इसी को बोलते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल। वैसे उप प्रधानमंत्री का उल्लेख क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था में नहीं कर रखा है, ठीक है, तो हमेशा इसको नहीं बनाया जाता है, और इस व्यवस्था को ज्यादा अच्छा भी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के भी इससे दिक्कत होती है ना। उनको भी फिर उप प्रधानमंत्री से सलाह लेनी होती है। उप प्रधानमंत्री भी अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के। तो इससे क्या है, व्यवधान उत्पन्न होता है, क्योंकि सुप्रीम पावर एक ही के पास होनी चाहिए। जब भी पावरफुल सरकार होगी कोई बनेगा नहीं इस प्रकार के पद पे। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? शपथ राष्ट्रपति। ही नहीं लेता सर लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ नहीं होगी, ठीक है। जब सभी सांसदों की होगी उस समय हो जाएगी उनकी, तो सांसद के रूप में लेते हैं, इस पद की कोई शपथ नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष त्याग पत्र किसे देते हैं? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष। हाँ, ये एक दूसरे को दे देते हैं, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर, ठीक है। तो इसीलिए बने हुए हैं ये, कभी अध्यक्ष नहीं है, कुछ दिक्कत है उन्हें, तो उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष के रूप में चेयर पे बैठ के काम करते हैं। संघ सूची राज्य सूची के प्रावधान कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। वो तो संवर्धित सूची का प्रावधान है, ऑस्ट्रेलिया से जो है ना संवर्धित सूची है। तो ये वहां से याद रखना है तुम्हें। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से? संघात्मक, कनाडा से। हाँ, तो ये कनाडा का है, ठीक है। तो वहीं से दो लिस्ट होती है, यूनियन और स्टेट, और फिर संवर्ती हमारी ऑस्ट्रेलिया की आ गई। और जो किसी में विषय नहीं होता तो अवशिष्ट सूची में वो चला जाता है, ठीक है। उस पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद यानी केंद्र को ही होता है, ठीक है। किसी भी दो कानून में अगर विवाद हो जाए तब भी संघ का कानून माना जाएगा। फिर है मतदान की आयु को 21 से 18 कब किया गया था? 61वें संविधान संशोधन 1989। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। पहले वयस्कता की आयु मतलब ये थी, है ना, मतदान के लिए वयस्क होने को ये माना गया था 21 वर्ष, और अब 18।
ठीक है, जबकि ये उल्टा है मेरे हिसाब से कि पहले तो लोग ज्यादा मेच्योर थे, तो पहले 18 होना चाहिए था, अब 21। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत रत्न जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं? अनुच्छेद 28 हाँ, ये अनुच्छेद जो है 18 है। 18 उपाधियों का yes, अंत किसके अंतर्गत आता है? भाग 9 में क्या है? संविधान नगर का भाग 9 पंचायत। पंचायतें पंचायतें। हैं। 9A या 9 का भाग 9 का है नगर पालिका, ठीक है, स्थानीय पालिका। शहरी स्वशासन। और अनुच्छेद 243 में 243 ग्राम पंचायतों का ही है वो भी, ठीक है, 243 है ना। तो लगभग 8-9 पेज हो गए वन लाइनर के, ठीक है। तो पूछने में क्या है कि फिर ज्यादा क्वेश्चन जो है हो जाते हैं, जैसे अभी हमने लगभग 50-60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, है ना, लिखवाने में कम ही क्वेश्चन हो पाते हैं। तो ये वाले तुम्हें फिर जो है दिए जाएंगे, ज्यादातर तुमने बताई दिए वैसे तो। अब सुनेंगे हम हिंदी का जो हमने दिया था, एक थे हमने मटियानी जी, है ना। इनका वास्तविक नाम क्या था? रमेश चंद्र रमेश चंद्र मटियानी। रमेश चंद्र मटियानी। इनका जन्म कब हुआ, कब और कहाँ? 1931 अल्मोड़ा। 14 14 अक्टूबर अक्टूबर 1931 में हुआ था। और बड़े इनकी समाज मृत्यु 2001। 24 अप्रैल 2001, ठीक है। अच्छा, अब है इनके जो प्रसिद्ध रचना होती है, पहला उपन्यास। बोरीवली से बोरी बंदर। बोरी वली से बोरी बंदर, ठीक है। गोकुली गफुरन, ये क्या है, कौन सी विधा है ये? आकाश कितना अनंत है, उपन्यास। ये भी उपन्यास के उसमें है ये सारे। जंगल में मंगल, महाभोज, ये क्या है? कहानी। महाभूत ये कहानी कहानी। विधा है। बहुत सारे इनके उपन्यास है, एक बार बताता हूँ फटाफट। हौलदार, ठीक है, चिट्ठी सेन, डेरे वाले। अगर तुमने नहीं लिखे तो मैं इसकी फोटो दे दूंगा, पूरे जो इसमें डिटेल में लिखे हुए हैं 2 पेज के अंदर। मुख सरोवर के हंस, बेला हुई अबेर, आकाश कितना अनंत है, भागे हुए लोग, ठीक है, मुठभेड़, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, छोटे छोटे पक्षी, 52 नदियों का संगम। तो इस प्रकार से बहुत सारे, माया सरोवर, रामकली, ये सब। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इनकी कौन सी कहानी को प्रेमचंद पुरस्कार मिला था? महाभोज। महाभोज के लिए इनको दिया गया था। राहुल संकीर्तन पुरस्कार कब मिला इनको? 2000। 2000 में, ठीक है। तो राहुल संकीर्तन तो महापंडित है, बड़े लेखक रहे वो, मक्कड़। कुछ स्थानीय वो भी लिखा है इन्होंने, जैसे कुमाऊं की लोक कथाएं, तराई की लोक कथाएं, ठीक है, अल्मोड़ा के बारे में, चंपावत, ये सब लिखा है। अब आ जाते हैं दूसरे राइटर जो हमने दिए थे, माखन लाल। इनका जन्म कब हुआ? 1889। 1889 में होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। और जयशंकर प्रसाद का भी यही याद रखना, 1889 है, ठीक है। जिस तरह से 2 राइटर का 1907 में था, है ना, हजारी प्रसाद और महादेव वर्मा, ठीक है, उनका जन्म 1907 है। 1968 में मृत्यु हो गई थी। अब ये बताओगे कि पहला साहित्य अकादमी मिला इनको हिंदी में, पहला साहित्य अकादमी कब दिया गया था? 1955 में। 1955। 55 के लिए, ठीक है। कौन सी रचना हेतु? हिम तरंगिणी। हिम तरंगिनी के लिए मिला है। पद्म भूषण कब मिला माखन लाल चतुर्वेदी जी को? 1963। 1963। 1963 में मिला था, ठीक है। जो कि इन्होंने 1967 में ये सम्मान लौटाया भी था, याद रखना है कि पद्म भूषण इन्होंने 4 साल बाद लौटाया। क्यों लौटाया था? क्योंकि राजभाषा संशोधन जो आया था उसके ये खिलाफ थे, ठीक है। राजभाषा संशोधन विधेयक को के विरोध में थे ये, कि वो जो बदलाव किए जा रहे हैं वो सही नहीं है। माखन लाल चतुर्वेदी का उपनाम क्या है?
एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा भी इनको बोल देते हैं। और इनके नाम से कहाँ पे बनाया गया है? माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश। हाँ, तो भोपाल में यानी एमपी में, मध्य प्रदेश में इनका है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो है ये काव्य के ही, इन्होंने सारा जो है काव्य यानी कविताएं लिखी हैं। जैसे हिम तरंगिणी होगी, और उसी से मिलता जुलता हिम किरीटनी है। इसके अलावा जो है समर्पण, ठीक है, धूम्र वलय, अमर राष्ट्र, क्रंदन, ठीक है, कैदी की भावना, गंगा की विदाई, तुम्हारा चित्र, बहुत सारे लिखे इन्होंने। राष्ट्रीय झंडे की भेंट, यह उत्सव है। तो इस प्रकार से काफी रचनाएं इनकी भी। ठीक है, तो मुख्य रूप से इन्होंने काव्य यानी कविता जो है इस विधा में ही लिखा है। बाकी जिन्होंने भी लिखे तो ये हो गए हमारे राइटर भी। 12 तारीख का जो पेपर है, फिलहाल उसी पे फोकस रखो। और अब पहले वाले ही बच्चे क्योंकि पेपर देंगे तो पहले से भी और कम हो जाएंगे अब स्टूडेंट, है ना, क्योंकि सेंटर भी सबके दूर दूर है। हालांकि जो गए थे पहले से वो सीरियस ही स्टूडेंट थे, जो पढ़ने वाले होते हैं वही जाते हैं पटवारी का देने। तो अभी कम ही छोड़ेंगे, बहुत दूसरे वाले चक्कर में कम ही लोग छोड़ेंगे पेपर। ठीक है, अब पूछ लेते हैं हम। परीक्षा वाणी से हमने दिया था, पहले हमने जनगणना सुनी थी उस दिन। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने टेस्ट में भी दिया था, सबसे कम शिशु लिंगानुपात, ऐसा क्वेश्चन था ना। पिथौरागढ़। हाँ, तो वो पिथौरागढ़ याद रखना, उसमें बच्चे गलत कर देते कई बार। दो 2011 की जनगणना के अनुसार एक दो क्वेश्चन और है बस। ग्रामीण साक्षरता, उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता यह 78.82, ठीक है, 78.82 है। महिला साक्षरता कितनी है उत्तराखंड में? कुल महिला साक्षरता 70%। 70.7 हो जाएगा, या लगभग महिला साक्षरता इसमें 70 ही दे रखा है, ठीक है। और पुरुष साक्षरता 87 तो पुरुष महिला का अंतर याद रखना है कि 17.4 का अंतर है, लगभग 17 आ जाएगा। ठीक है, इतने परसेंट का अंतर है। स्त्री पुरुष साक्षरता का जो अंतर होता है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो वहां पे तो काफी ज्यादा ही अंतर है, 30 से भी ऊपर का है। हमारे यहाँ 17 का अंतर है। इससे ये पता लगता है कि कौन से राज्यों में स्त्री पुरुष में यानी लैंगिक अंतराल यानी कि भेदभाव ज्यादा होता है। ठीक है, लड़कियों को पढ़ाते नहीं है या उन्हें मौके नहीं मिलते। और सबसे कम हो जाएगा केरल में, कोई अंतर ही नहीं है, वहां सारे पढ़े लिखे हैं। अब आ जाती है, हमने कहा था जनजाति। उत्तराखंड की जो जनजातियों को कब ये दर्जा मिला था एसटी का? 1967 में। 1967। 67 में मिला था। कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर मिला था? लोकर लोकर समिति 1965 में लोकर बनी थी। समिति। 2 साल पहले याद रखना कि 65 की लोकर समिति ने ये सुझाव दिया कि इतनी जनजातियों को बना दो। ठीक है, अगर मान लो कम देते तो फिर सरकार हो सकता है कम को ही बनाती, है ना, या छोटी जनजातियां उन्हें ना देती। लेकिन इन्होंने 5 के लिए सुझाव दिया। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू। थारू। थारू जनजाति है। किस जनपद में सर्वाधिक एसटी का निवास है? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में सर्वाधिक। ठीक है, और दूसरा सर्वाधिक यह है देहरादून। यहीं पे जनजाति ज्यादा है, वहाँ थारू लोग हैं, यहाँ जौनसारी लोग हैं। तो याद रखना कि 1 लाख से ऊपर जो एसटी आबादी वाले ये 2 ही जनपद है। यहाँ 1,11,000 लगभग है देहरादून, 1,23,000 है उधम सिंह नगर में।
विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? 15। 15। कुल 15 सीटें आरक्षित हैं इसमें। जो एससी का दर्जा है कितनी जातियों को दिया गया था? 65। 65 जातियां उसमें शामिल करवाई गई थी उस समय। ठीक है। खुमरी क्या है? खुमरी कुमरी जौनसारियों की जौनसारी। पंचायत है। तो जौनसारी जहाँ न्याय करते हैं यानी उनकी एक समिति बनी होती है। ठीक है। खत खुमरी 2 ग्राम पंचायत की एक ही। कितने सैने मिलकर सदर सैना बनता है? एक सदर सैना। 7। 4 सदर सैना से एक वो बनेगा सैना। ठीक है। तो ये जौनसारियों की व्यवस्था है। वीडियो की परीक्षा में ये भी आया था, जयंती और रयंती ऐसे आया था ना। विवाह जी के सर। उपरांत क्या बोलते हैं? विवाह उपरांत लड़की को ध्यानती। 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 विवाह के उपरांत आ जाता है रयंती। ठीक है। और कुंवारी कन्या यानी पिता के घर में जब तक है तब है वो ध्यानती। ये याद रखना ध्यानती है। है। हाँ। कितने प्रकार के विवाह करते हैं जौनसारी लोग? 3। 3। देवी। तीन प्रकार के होते हैं, देवी की, कोई दूधी की और बाज दिया। कौन सा विवाह सर्वाधिक शान शौकत वाला है? बाज दिया। बाज दिया दिया। विवाह है ना? वही है पूरा, मतलब टेंट डीजे जो भी है प्रॉपर उसके साथ होगा वो। चौली हाथ का मेला किसकी याद में लगता है और कब लगता है? वीर गब्बर सिंह। सर सर साहब, इस 3 मई को। केसरी। ठीक है। 3 मई में। हाँ, वीर केसरी यानी केसरी चंद के बलिदान केसरी। की याद में होता है ये वाला। अमर वीर शहीद केसरी चंद। ठीक है। 3 मई को। मौन मेला किस नदी के पास लगता है? अलगार नदी। हाँ। अच्छा, फिर आ जाते हैं जौनसार में राजनीतिक जागरूकता के जनक। गुलाब सिंह। गुलाब। गुलाब सिंह। जौनसारी जौनसार के संगीत के जनक नंदलाल इन्हें वो भी भारती। मिला है। नंदलाल भारती जौनसार रत्न सम्मान। कि एक वो भी तुमने सुना होगा, इसमें नहीं था वो परीक्षा में, जोजड़ा है ना? तो वो जोजड़ा प्रथा में क्या विवाह। होता है कि लड़की जो है बारात लेके जाती है, लड़के वालों क्या उल्टा होता है उसमें। ठीक है। तो वो जोजड़ा प्रथा का संबंध भी जौनसारी समाज से है। अच्छा, अब है इसमें बोक्सा का सर्वाधिक निवास कहाँ है? उधम सिंह नगर में। बोक्सा और थारू दोनों वही है। ठीक है। तो उसकी ट्रिक थी वो था वो, बोक्सा और थारू जो दोनों है ऊधम सिंह नगर वो था वो। कौन सी देवी की पूजा करते हैं लोग? खेड़ी देवी। चामुंडा। हाँ। तो कई देवी की करते हैं, खेड़ी देवी भी है, ग्राम खेड़ी देवी और चामुंडा देवी। ठीक है। साकरिया देवता। प्रमुख त्योहार, बोक्सा के प्रमुख त्योहार। चैती। चैती है। चैती। चैती का त्योहार है। इनके गांव को क्या कहा जाता है? कई परिवार से मिलकर एक गांव बनता है बोक्सा का। नहीं नहीं। मंझरा। ठीक है। मंझरा। मंजरा। यस सर। 5 सदस्यों वाली पंचायत क्या कहलाती है? बिरादरी। बिरादरी बोक्सा पंचायत। परिषद। बोक्सा और परिषद। नैनीताल उधमसिंह नगर में बोक्सा परिषद भी है। ठीक है। कितने गांव में निवास है कुल बोक्सा लोगों का? 173। 173 लोगों में 171। बसे हुए हैं। और ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से ग्रंथ में इनका उल्लेख हुआ है? बोक्सार नाम से आया था।
आईने आईने अकबरी। आईने अकबरी में आईने अकबरी में। बोक्सार का उल्लेख होता है नहीं, और बोक्सा लोगों के लिए ये लिखा गया है। ठीक है, बहुत सारी जगह पे हैं ये लोग फैले हुए। ठीक है, तो सबसे बढ़िया देखो नौकरियों के लिए आरक्षण का फायदा तो यही उठाते हैं एसटी, क्योंकि इसमें बहुत ही कम जनजाति वाले जागरूक है। जैसे राजी है, और वो तो राजी और बोक्सा तो ना के बराबर ही ले रहे हैं, और जौनसारी और थारू लोग ही सबसे ज्यादा इसमें फायदा ले रहे हैं, और कुछ हद तक भोटिया लोग भी। क्योंकि जब उनके एक बार व्यक्ति आगे आने लग जाते हैं देखो, तो फिर वो अपने से नीचे वालों को भी बताते हैं, तो उससे उन्हें क्या है, आसानी से वहाँ फायदा मिलता है। तो जौनसारी समाज के लोग कई ऊंचे ऊंचे पदों पे देखे होंगे तुमने, भोटिया जनजाति के भी हैं। जौनसारी समाज के 95% लोग कहाँ निवास करते हैं? देहरादून। देहरादून। ये देहरादून। ये इनका है। और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति राजी। राजी। राजी की भाषा क्या है? मुंडा। मुंडा। ठीक है, सांग जांगी क्या है ये? विवाह विवाह पूर्व संस्कार है। थारू में। ये इन्हीं में, राजी लोगों में। ठीक है, किस प्रकार की जो व्यवस्था है इनमें व्यापार के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य विनिमय करते हैं ये लोग। ठीक है, मुख्य विनिमय। व्यापार। और राजी का निवास कहलाता है रतुड़ा। रौतुड़ा। रौतीउड़ा में रहते हैं। इनके प्रमुख त्योहार खरका मकर संक्रांति। संक्रांति वाले, यानी कि कर्क और मकरा, यानी कि दोनों ही संक्रांति बोन है इनके। ठीक है, कारक और मकारा यानी कर्क और मकर बोन, वही है संक्रांति का त्योहार। ठीक है, और ये भी पूछा गया था कि कौन सी जनजाति काष्ठ कला में निपुण है ना, लकड़ी से सामान बनाने में। हाँ, सबसे आगे यही लोग हैं। ठीक है, जंगलों में निवास करते हैं, इन्हें वन रावत भी कहा जाता है, संख्या भी सबसे कम है। वधु मूल्य भी प्रचलित है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट हो जाते हैं कि ये अब है मारछा तोरछा किसकी उपजाति है? भोटिया। भोटिया। हाँ, तो सबसे ज्यादा उपजाति इन्हीं की है। कितनी संख्या में है उपजाति? 10। 10। 10 उपजाति है भोटिया की, याद रखना है। गुंडा मुंसा क्या है? शीतकालीन निवास। शीतकालीन निवास। गुंडा। शीतकालीन निवास को कहा जाता है। शीतकालीन है। हाँ, गर्मियों में क्या है? ग्रीष्मकालीन। मैथ। मैथ है। मैथ। युवा गृह की व्यवस्था किस जनजाति में? भोटिया। 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 रंगबंग। हाँ, रंगभंग। लठ भरवा भोज किस जनजाति द्वारा दिया जाता है विधवा विवाह में? थारू। थारू। भोटिया। थारू का थारू। है। पक्की पोड़ी तीन टिकटी क्या है? विवाह की पक्की प्रथा पौड़ी थारू में। शादी का पक्का हो जाना। पक्की पोड़ी में विवाह तय हो गया। तीन टिकटी भी विवाह की प्रथा है, और बहनों का आदान प्रदान कर देते थे पहले, एक्सचेंज मैरिज की तरह, बदला प्रथा है ना, बदला विवाह। एक दूसरे की सगे बहन संबंध से लेने से। सगाई को क्या बोलते हैं थारू लोग? कौची। पश्चिम। अपना पराया। ठीक है, और उसके दौरान रस्म होती है बात कट्टी। थारू का पेय पदार्थ झाड़। 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 ठीक है। चावल की मदिरा है ना, चावल की मदिरा को बोलते हैं जाड़। लगभग हर जनजाति अपनी शराब का निर्माण करती है, और उन्हें उसकी छूट भी होती है। ठीक है, जनजाति के केवल क्षेत्र में।
कौन सी जनजाति वाले स्वयं को राणा प्रताप का वंशज समझते हैं? थारू। थारू। थारू लोग ही मानते हैं। उसका संबंध वैसे थार से भी माना जाता है कि थारू लोग थार से आए थे। तो अलग अलग थ्योरीज हैं। कुल कितने गांव में निवास है इनका थारू का? 173। 141। ठीक है, तो हमारे ये जो है थोड़ा सा देख लेते हैं, 2-3 बस। बागनाथ किसके देवता हैं? राजी। राजी लोगों के लिए। महासु, जौनसारी। जौनसार। भूमियाल देवता, भूमियाल देवता थारू। नहीं भूमियाल है भोटिया। भोटिया के देवता है भूमियाल। ये हमारी जनजाति का पोर्शन हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हमने लगातार वाला ये कर दिया। अब है कल परिवहन तंत्र वाला, छोटा ही है टॉपिक। ठीक है, तो कल परिवहन और ऊर्जा दो कर देना फिर, है ना, छोटे टॉपिक है। इसी के बाद जो लगातार 2 टॉपिक है परीक्षा वाणी के, वो करने हैं। ठीक है, सर इसमें नई एनएच वाली भेज देना सर, नई एनएच वाली। अच्छा नेशनल हाईवे। जी। हाँ, मेरे पास तो 2021 का संस्करण है ना, उसमें देखता हूँ मैं कौन सा वाला है, नया है कि क्या है इसमें, शायद होगा इसमें। अभी तो 2022 की भी आ चुकी है वैसे परीक्षा वाणी, लेटेस्ट एडिशन जो है। सर मेरे पास पुरानी है ना, उसमें नहीं है नई एनएच जो बन गए। ठीक है ठीक है, वो वाला पेज डाल देंगे परीक्षा वाणी का भी, है ना। नई परीक्षा वाणी में एक लास्ट में भी अच्छा दे रखा है, जो सबसे लेटेस्ट आई है ना, तो वो ये एक जिला एक उत्पाद जो है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी। जैसे हमने कल क्वेश्चन दिया था हरिद्वार के लिए, ये मशरूम उत्पाद को चुना गया, तो हर जिले का एक उत्पाद है, वो भी याद रखना है ना? तो नई वाली उससे मैं किससे लेके फिर पेज डलवा दूंगा, या किसी के पास है नहीं तो वो भी डाल देना ग्रुप में, है ना? तो नई वाले के पीछे देखे करंट इवेंट के शुरू के 2-3 पेज ही नए हैं, वही काम के होते हैं हर बार। ठीक है, तो आज की क्लास यही करते हैं हम। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।